हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम कंटिन्यू करते हैं हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे। और हमारा जो टॉपिक था इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक। तो हमने देखा, सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, ऊपर में यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक फूड वेब बना हुआ है एक राइस फील्ड में। ठीक, एक राइस का फील्ड था, वहां पे क्या है, प्लांट्स से राइस के जो पेड़ थे वो थे, साथ में यहाँ पे और अदर एनिमल्स आते थे इस इकोसिस्टम में सरवाइव करने के लिए। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है फूड वेब का। आप इसमें देख सकते हैं फूड वेब के साथ में बहुत सारे फूड चेन्स भी मिलेंगे आपको। मतलब जो फूड वेब रहता है उसमें बहुत सारे फूड चेन्स भी रहते हैं। ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम एंड ट्रॉफिक लेवल्स। हम लोग इकोसिस्टम और ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे राइस फील्ड के बारे में यहाँ पे बात हुई थी, सेवरल फूड चेन्स है इस राइस फील्ड में। इन फूड वेब बहुत सारे, इस फूड वेब में बहुत सारे क्या है, फूड चेन्स भी हैं। और इसमें हम देखेंगे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो सबसे पहले तो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन आता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं प्राइमरी, सॉरी, आते हैं प्रोड्यूसर्स जो करते हैं प्रोड्यूस। और इसमें से प्रोड्यूसर्स अगर हम राइस फील्ड में देखेंगे तो प्रोड्यूसर कौन है, इसमें राइस प्लांट्स जो हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। अब उसके बाद में प्रोड्यूसर्स के बाद में कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं दोज दैट फीड ऑन राइस प्लांट्स लाइक स्पैरोज, हर्बीवोर्स, इंसेक्ट्स, रैट्स, रैबिट्स, स्क्विरल्स एक्सेट्रा आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो मैं फील्ड के बारे में बात कर रही हूँ, राइस फील्ड के बारे में बात कर रही हूँ। तो राइस फील्ड में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है, राइस प्लांट्स हैं। दे आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद में सेकंड ट्रॉफिक लेवल में कौन आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। एंड नाउ हु आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, दोस्त वो जो क्या है राइस प्लांट को खाते हैं, जैसे कि स्पैरोज हो गए, हर्बीवोर्स इंसेक्ट, हर्बीवोर्स मतलब जो पेड़ खाते हैं, ऐसे इंसेक्ट, रैट्स, रैबिट, स्क्विरल्स, ये सब क्या में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं। अब इसके बाद में थर्ड ट्रॉफिक लेवल आता है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कौन आते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो क्या है प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ये आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल में। अब उसके बाद में आता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जिसमें आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। अभी टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, आर these organisms in the food web that consume secondary consumers. Those that feed on the secondary consumers are tertiary consumers. मतलब अब जो secondary consumer को खाते हैं वो होते हैं tertiary consumer। ऊपर वाले में secondary consumer जो है, ठीक, इसको खाता है ये tertiary consumer वाला, और यही आता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में। इसके बाद आता है क्वाटरनरी कंज्यूमर जो आते हैं फिफ्थ लेवल में। अब ये कौन होते हैं, क्वाटरनरी कंज्यूमर वाले यूजुअली एट द टॉप। ये बेसिकली क्या होते हैं, सबसे टॉप में होते हैं। यहाँ पे एक पिरामिड बना होगा, जो हॉक्स वगैरह आप दिख रहे हैं जो सबसे ऊपर में है। तो फाइव ट्रॉफिक लेवल में सबसे ऊपर में जो आते हैं वो कौन है, टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। Thus, to study organism feeding at different levels, we consider them to be occupying a certain level of feeding. यहाँ पे क्या दिया, डेफिनेशन दिया हुआ ट्रॉफिक लेवल का। यहाँ से ट्रॉफिक लेवल का डेफिनेशन लिख सकते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, Thus, to study organism, देखो फीडिंग क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स में होता है। वी कंसीडर देम टू बी ऑक्यूपाइंग अ सर्टेन लेवल ऑफ फीडिंग। फीडिंग क्या है, डिफरेंट लेवल्स में हो रहा है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि क्या वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल को ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे प्राइमरी वाले जो हैं, स्टार्टिंग जो फर्स्ट नीचे का जो लेवल है उसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर्स हैं उनका अपना एक लेवल है। दूसरे आगे जाएंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का लेवल है, दूसरे में सेकेंडरी कंज्यूमर्स का लेवल है। इस तरह से क्या फीडिंग हो रही है, एक जो है वो अपने नीचे वाले को खा रहा है। इस तरह से अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में बटे हुए हैं सारे के सारे। तो ये होता है ट्रॉफिक लेवल। और ट्रॉफिक लेवल में किस तरह से होता है कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल जो रहता है वो डिपेंड करता है अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल में। यहाँ पे लिखा है हायर ट्रॉफिक लेवल आर डिपेंडेंट ऑन द लोअर ट्रॉफिक लेवल।
ठीक, ऊपर वाला नीचे वाले पे डिपेंड करता है। द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और ट्रॉफिक लेवल इज कंट्रोल्ड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द नेक्स्ट और द हायर ट्रॉफिक लेवल। नीचे में जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे अगर ये कोई ट्रॉफिक लेवल इस तरह से है, तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, इसका पॉपुलेशन आपको कंट्रोल करना है। बहुत ज्यादा इसका पॉपुलेशन हो चुका है भाई, तो क्या करना है, कंट्रोल। तो इसका पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो ऊपर वाला जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो उसका पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। ये ऊपर वाला इसके पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकता है, ये ऊपर वाला इसके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। इस तरह से क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज कंट्रोल्ड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द नेक्स्ट और द हायर ट्रॉफिक लेवल। और कुछ अदर टाइप्स के इसमें स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में बात किया गया है। ये कौन होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्कैवेंजर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, असल में ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना जो क्या करते हैं, जो डेड और डिकेइंग, मतलब जो सड़ा चीज होता है ना उसको खाते हैं। और स्कैवेंजर्स भी यही होते हैं, स्कैवेंजर्स जैसे कुछ भी चीज मर गया है ना तो उसको वो खा लेंगे, स्कैवेंजर्स। There are certain other organisms in nature that either feed on the dead or the decaying matter or on the waste of the other organisms. These can be scavengers like crow, cockroaches, etc. or the decomposers like bacteria and the fungi. तो डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, सड़ी गली चीजें जो है ना उनको डिकम्पोज करके उनको खाती हैं। और साथ में स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स जैसे पड़े रहते हैं ना, मरे हुए, उनको खाते हैं। जैसे क्रो रहता है ना, कोई भी चूहा हुआ मरा पड़ा रहेगा ना तो क्रो उसको खा लेगा। कॉकरोच का भी सेम केस होता है, मरे हुए चीज को कॉकरोच भी खा लेता है। यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल्स भी कुछ यहाँ पे बने हुए हैं एक लाइन में, ट्रॉफिक लेवल एंड डिकम्पोजर्स साथ में। अब हम देख लेते हैं स्टडी ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। अब हम नंबर ऑफ पिरामिड देख लेते, पिरामिड ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। ये इकोलॉजिकल पिरामिड है, ठीक, इसमें हम वो देखेंगे नंबर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे ये जो पिरामिड बना हुआ है किस बेसिस में, नंबर के बेसिस में बना हुआ है। तो इन्होंने क्या डिस्कस किया था, he discussed about the ecological pyramid of number, stating that in any area organisms that are present at the end of the food chain are those that produce least offspring in a year। जो फूड चेन बना हुआ है हमारा, या जो पिरामिड हमारा जो बना हुआ है, उसमें टॉप में जो भी है ना, उसका क्या होता है, वो बहुत कम ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे वगैरह जो है, वो उसका पॉपुलेशन कम रहता है। जो सबसे टॉप में है ना, उसका पॉपुलेशन आपको कम मिलेगा, क्योंकि वो ऑफस्प्रिंग क्या है, कम प्रोड्यूस करता है। सच एन एरिया इज यूजुअली अ हैबिटेट फॉर अ फैमिली of such an organism. The feeding relationship of such an area can be represented in a form of a pyramid. The broad base of the pyramid would be occupied by organism whose population would be maximum. इस पिरामिड में क्या होगा, जो ब्रॉड बेस होगा, नीचे का जो बेस होगा, उसका पॉपुलेशन, वहां पे जो भी एनिमल है ना उसका पॉपुलेशन मैक्सिमम होगा, और टॉप में जो होगा उसका पॉपुलेशन क्या होगा, मिनिमम होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में जो बेस में जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी चीज है यहाँ पे अवेलेबल, उसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तभी ये इस तरह से बना हुआ है। ये नीचे वाला बेस ब्रॉडर है और ये ऊपर वाले में कम है। ये यहाँ पे जो भी है इनका देख सकते हैं पॉपुलेशन क्या रहता है, कम रहता है। सबसे कम टॉप वाले का रहता है, ब्रॉड बेस में जो भी है ना उसका पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज्यादा रहता है। राइट, इसमें तो हमें ये पता चल गया कि बेस में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनका पॉपुलेशन ज्यादा होगा, टॉप में जो रहेंगे उनका पॉपुलेशन मिनिमम होगा। और ये पिरामिड हमारा किस चीज में हेल्प करता है, ये पिरामिड क्या है, हमें बताता है एविबिलिटी ऑफ अ फूड का एविबिलिटी बताएगा, साथ में द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रॉपिक लेवल में नीचे में आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ फूड जो है सबसे बेस में ज्यादा रहता है, और नंबर ऑफ एनिमल्स आप ये भी देख सकते हैं कि सबसे नीचे में जो एनिमल है वो क्या है, सबसे ज्यादा रहता है, सबसे टॉप में क्या कम रहता है। तो इस पिरामिड से हमें क्या दो चीजें पता चलेगी, पहली चीज जो पता चलेगी वो पता चलेगी एविबिलिटी ऑफ अ फूड, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ये भी हमें इसमें पता चलेगा। तो ये भी जो साइंटिस्ट थे इनके बुक में इसके बारे में ज्यादा कुछ डायग्राम तो नहीं मिलता है, लेकिन इनके बाद बहुत लोगों ने इनका जो थियोरी था, ये जो डायग्राम इन्होंने बनाया था, इसका यूज किया और अदर पैरामीटर्स के लिए इसका यूज किया गया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या पिरामिड यहाँ पे बना हुआ है, ये किस चीज का पिरामिड बना है, यहाँ पे राइस फील्ड का।
राइस फील्ड में नीचे में क्या ग्रासेस थे बहुत सारे, फिर रैबिट्स आते हैं, फिर उससे कम क्या स्नेक्स रहते हैं, फिर स्नेक्स को भी खा सकते हैं हॉग्स, वो सबसे कम रहते हैं। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है राइस फील्ड का, जो वहां का एनर्जी फ्लो या फिर फूड अवेबिलिटी जो भी देख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म का अवेबिलिटी, ये इस प्रिज्म में। यहाँ पे बना हुआ है, सबसे नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 15 लाख यहाँ पे क्या है, घास मिलेंगी, घास नहीं मिलेंगी मतलब पेड़ मिलेंगे। 15 लाख जो है वो किसके, चावल के पेड़ हैं, चावल के जो पौधे या पेड़ हैं 15 लाख। उसके बाद में हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद में आप ऊपर सेकंड ट्रॉफिक लेवल में देख सकते हैं पॉपुलेशन क्या है करके। उसके बाद आप थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है, 90,000 जो है, यहाँ पे 90,000 जो है क्या है, 90,000 एनिमल्स है थर्ड वाले में। उसके बाद फोर्थ वाले में जाएंगे तो फोर्थ वाले में आपको 10 ही दिख रहा है। इस तरह से क्या है, यहाँ पे एक और डायग्राम बना हुआ है इसका, ये देख सकते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन किस तरह से ऊपर जाते समय क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सबसे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये तो राइस फील्ड का इकोसिस्टम था और वहां पे हमने पॉपुलेशन देख लिया, फूड अवेबिलिटी देख लिया। बट क्या होता है, एक इकोसिस्टम में बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होते हैं। लाइक कि इकोसिस्टम में अगर कोई ह्यूमन बीइंग एंटर कर दिया तो उसका क्या है, वहां पे वो जगह को वो इन्फ्लुएंस करेगा। वहां पे नेचुरल फिनोमेना के कारण क्या सकते हैं, वहां पे परिवर्तन आ सकते हैं, राइट, पानी के कारण से। जैसे वहां पे बाढ़ आ गई, वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, वहां पे क्या है, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो वहां पे कौन सा एनिमल रहेगा, कौन सा प्लांट रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। नेचुरल कंडीशंस भी क्या करते हैं, किसी भी इकोसिस्टम को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ में ह्यूमन इंटरवेंशंस भी क्या करते हैं, वहां की कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और चेंज करते हैं। और क्या होता है, एक बार हार्वेस्टिंग हो जाता है ना, तो अदर ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वहां पे वो क्या करते हैं, या तो मर जाते हैं या तो वहां से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए वहां पे कोई भी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए कोई भी एरिया में अगर किसी को डेवलप करना है, मतलब जीना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उस एरिया में जो भी बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस जो भी चीजें हैं वहां पे वो कंजर्व रहनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, मतलब एक अच्छा इकोसिस्टम के लिए, एक अच्छी जगह में आपको सर्वाइव करना है, उसके लिए वहां की बायोटिक और एबायोटिक जो चीजें हैं ना वो कैसी रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। वहां पे परिवर्तन बार बार नहीं होना चाहिए उस जगह में, नहीं तो फिर क्या दिक्कतें आएंगी, इंसान को यहाँ से मूव करना पड़ जाएगा, चले जाना पड़ेगा, पेड़ पौधे कट जाएंगे भाई यहाँ के, तो फिर यहाँ से मूव करके जंगलों में जाना पड़ेगा हवा के लिए, पानी के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो इकोसिस्टम क्या है, मेंटेन रहना चाहिए। साथ में यहाँ पे बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी होते हैं, आपने सुने होंगे कि एक खेत में आप एक बार में एक ही पेड़ मत उगाओ करके, है ना। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप्स, आप किसी भी फील्ड में क्या करो, एक से ज्यादा पेड़ को उगाओ। पल्सेस आर यूजुअली ग्रोन विद सीरियल क्रॉप्स इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, दाल उगाते हैं हम, सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं उनके साथ में हम दाल उगाते हैं, अनाज के साथ में दाल उगाएंगे। ये किस लिए किया जाता है ये, और साथ में और भी कुछ चीजें बोली जाती है, जैसे आप क्या करो उस फार्म में, आप क्या करो फिश कल्चर भी करो, मतलब फिश, वहां पे फिश का पालन भी करो आप उसी फार्म में। आप और भी चीजें कर सकते हैं और अलग चीज उगाने के बारे में। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू ग्रो trees in a farm areas at a particular intervals and also practice fish culture in the water that accumulates in the field। ठीक, तो कुछ कुछ चीजें बोली जाती हैं। तो एक फील्ड में आप क्या करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगाओ, वहां पे आप फिश का कल्टीवेशन करो और उसके साथ में आप और पेड़ पौधे भी वहां पे आजू बाजू में उगा सकते हैं। उगाने के लिए इस तरह से क्या होता है, आप उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करके रखते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट उसका क्या मेंटेन रहता है। वहां पे इकोलॉजिकल अगर कोई पेस्ट वगैरह है तो उसको फिश क्या है खा लेगी, इस तरह से आपका क्या है जो पेड़ है वो भी बचा रहेगा। तो इकोलॉजिकल मेंटेन करने के लिए सारी चीजों का होना जरूरी है। यहाँ पे एक और डायग्राम दिया हुआ है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये किस चीज का दिया हुआ है, ये फॉरेस्ट के लिए दिया हुआ है। फॉरेस्ट बी कहाँ है, ये यहाँ पे दिया है। फिगर इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं फर्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल में क्या क्या चीजें हैं। ये एक्वेटिक सिस्टम दिख रहा है मुझे, जहां तक मेरे को दिख रहा है ये एक एक्वेटिक सिस्टम है।
इसमें फर्स्ट वाले में नीचे में बहुत सारी चीजें हैं, फिर ऊपर में कुछ सेकंड ट्रैफिक लेवल में कम हो गए हैं, फिर उसके बाद थर्ड में फिश आ रही है, फिर फोर्थ वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बड़ी मछलियां दिख रही हैं, क्रैब्स वगैरह दिख रही हैं, इनका पॉपुलेशन कम है। The ecological pyramid of number of a forest and that of a tree shows us that even there are less organisms at the first trophic level, there are several at the next. अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड बायोमास। अब हम प्रोड्यूसर्स का रोल देख लेते हैं कि क्यों प्रोड्यूसर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, और बायोमास के बारे में हम देख लेते हैं। तो रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड द बायोमास में यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, पिरामिड ऑफ अ बायोमास, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक पिरामिड बना हुआ है बायोमास का। अब ये क्या होता है, एग्जाम्पल्स ऑफ अ पिरामिड ऑफ बायोमास, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। नीचे में सबसे ज्यादा प्लांट्स हैं, उसके बाद आप जाएंगे तो वहां पे आपको हिरन दिख रहा है, स्क्विरल दिख रहा है, बर्ड दिख रहे हैं, ऊपर में आप देखेंगे जेकॉल वगैरह दिख रहा है, रैब यहाँ पे स्नेक क्या दिख रहा है, फ्रॉग दिख रहा है, ऊपर में बियर दिख रहा है, इस तरह से। और आप देख सकते हैं वेट भी कैसा है, वेट सबसे नीचे वाले का ज्यादा है, उसके ऊपर में कम हो जा रहा है, फिर वेट कम हो जा रहा है, और यहाँ पे भी जो है वेट जो लिखा हुआ है केजी में वो कम हो जा रहा है। ये जो पिरामिड बना हुआ है ये किस तरह से बना हुआ है, इसमें क्या है, द सम टोटल ऑफ द वेट ऑफ प्लांट्स टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम रिप्रेजेंट द टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट एरिया। तो इसमें पिरामिड बनाने के लिए क्या यूज किया गया है, टोटल सम वेट ऑफ अ प्लांट्स। नीचे में सबसे नीचे में आप देख सकते हैं, ये जो सबसे नीचे वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ पे यूज किया गया है सारे प्लांट्स के वेट को सम किया गया है एक पर्टिकुलर टाइम में। एक पर्टिकुलर टाइम में क्या है सम किया गया, उसके बाद में ये दिखाता है उस जगह का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट एरिया, या फिर बायोमास बोल सकते हैं। ये इस एरिया का बताता है। ये इन मोस्ट इकोसिस्टम दिस इज द बायोमास ऑफ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और दैट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। और यही जो वेट होता है ये मोस्ट ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स में क्या होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बायोमास होता है किसका, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का या प्रोड्यूसर्स का। ठीक, यही जो वेट होता है वही होता है बायोमास मोस्ट ऑफ द पिरामिड्स में, सबसे नीचे वाले फर्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल का। जिस तरह से हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल का क्या किया है, वेट या फिर बायोमास हमने कैलकुलेट किया है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, हायर वाले जितने भी यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनके क्या करेंगे, बायोमास को हम कैलकुलेट करेंगे और ऐसा एक पिरामिड बनाएंगे वेट के बेसिस में। ठीक, तो आई होप आपको ये वाला जो पिरामिड है ये समझ आया होगा, ये किस बेसिस में, वेट के बेसिस में है। और नीचे में जो भी रहता है ये यहाँ पे नीचे में बेस में आप देख सकते हैं वो क्या कहते हैं, प्लांट्स के वेट रहते हैं, वो उस एरिया का टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताता है, नीचे वाला जो भी यहाँ पे पिरामिड का फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। उसके बाद एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स, हम देख लेते हैं कि इस ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी किस तरह से फ्लो करता है करके। तो एक्चुअल में हमें एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल में बताना बहुत डिफिकल्ट चीज है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल एट ईच ट्रॉफिक लेवल क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग बायोमास को क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, बायोमास एज द बेस टू फाइंड आउट द एनर्जी। एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम बायोमास को क्या लेते हैं, बेस की तरह लेते हैं। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ बायोमास अवेलेबल फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट एंड फर्दर। हम लोग यही करेंगे, बायोमास कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एनर्जी जो लिया गया है, मतलब ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट वाला जो ट्रॉफिक लेवल, इसमें आप देख सकते हैं 15,000, फिर 1500, फिर 150 और फिर 115 kg, इस तरह से लिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे कि एक से दूसरे जब ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं तो कितनी एनर्जी जो है वो वहां आगे पहुंच रही है। इसके लिए हमने क्या किया है, बायोमास जो है एक ट्रॉफिक लेवल का उसको बेस माना है और परसेंटेज कैलकुलेट किया हुआ है। मतलब आप ये वाला जो देख रहे थे सेकंड ट्रॉफिक लेवल, इसका जो था वो कितना था, 1500 कुछ था। नीचे फर्स्ट वाला को हम नीचे लिए हैं, फिर ये ऊपर वाला, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमें क्या मिल गया, हमें परसेंटेज मिल गया कि ऊपर वाला जो भी ट्रॉफिक लेवल है
वहां पे जो क्या बोल सकते हैं वेट है, वो नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल के वेट का कितना परसेंटेज है, दैट इज 10%, वो 10% बस है। ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल, नीचे वाले का 10% बस है। ठीक, तो हमने क्या किया, बायोमास के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे कि कितना बायोमास ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल है उसका है नीचे वाले के बेसिस में। इसके बेसिस में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, और इसी बेसिस में हम प्रोबेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट लेवल, ये हम लोग क्या कर पाएंगे, पता कर पाएंगे। प्लांट क्या करते हैं, बेसिकली कन्वर्ट करते हैं 1% ऑफ सोलर एनर्जी, जो नियरली 1% of solar energy to that stored in the bonds of chemical compounds synthesized by the process of photosynthesis. प्लांट्स क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 1% सोलर एनर्जी को और फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, इसका जो 10% होता है, मतलब 0.1%, 0.1% जो होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा। मतलब जो सिर्फ 1% है ना, जो भी कन्वर्ट किया जा रहा है, सोलर एनर्जी ले रहा है, सिर्फ 1% को वो कन्वर्ट कर रहा है खाने में। अब उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसका 10% निकालेंगे, 0.1% होगा जो कि, और वो जाएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो भी एनर्जी है उसका 10% जाएगा अगेन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। इस तरह से क्या होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, एनर्जी जो है वो पास होती है, सिर्फ 10% ही। Thus, the efficiency of energy conversion at each trophic level is 10%. तो एफिशिएंसी जो ऑफ एनर्जी कन्वर्जन जो होता है, एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होकर जब दूसरे वाले में जा रहा है, दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो वो क्या होता है, उसका एक रेंज होता है 2% से लेके 24% तक का। ऐसा अपना का रेंज होता है, सबका डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसका रेंज है 2 से 24% तक का। Some amount of energy in plant is used to carry out its life process, while some is expended into the environment. Thus, a very small amount of energy is available to the next trophic level. ये जो यहाँ पे सिर्फ 10% ही जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, तो 10% ही जो कन्वर्ट हो रहा है उसमें क्या है कि उसका जो बाकी एनर्जी रहता है वो क्या होता है, लाइफ प्रोसेस के लिए यूज हो जाता है या एनवायरमेंट में एक्सपेंड हो जाता है वो, और बहुत कम ही अमाउंट का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाता है। इस तरह से क्या है, बहुत कम एनर्जी जो है वो बच जाती है। दस द बेस ऑफ ऑल एनर्जी पिरामिड स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर्स एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज अ ब्रॉडेस्ट। इसीलिए क्या होता है, जब एनर्जी के बेसिस में भी हम क्या एक ट्रॉफिक लेवल जो बना रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी के बेसिस में, तो नीचे वाला जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ना, वही ब्रॉडेस्ट होगा, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा एनर्जी है। इसीलिए नीचे वाला क्या होगा, ब्रॉडेस्ट होगा। और ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या, कि ये इस तरह से कभी नहीं हो सकता है, नीचे का ही ब्रॉडेस्ट होगा, एनर्जी सबसे नीचे ही सबसे ज्यादा है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर क्या है, कन्वर्ट होते होते क्या है, कम होती जा रही है। Thus, this helps us to understand that no matter how varied ecosystem may be, energy flow in most of them occur in a similar manner. मतलब इकोसिस्टम कैसा भी हो, कितना भी अलग टाइप का हो, लेकिन उसके बाद में भी क्या है, एनर्जी फ्लो जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में एक ही तरह से होता है। मतलब इकोसिस्टम में इसी तरह से क्या होगा, एनर्जी फ्लो होगा। फूड चेन आपको समझ आता है कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन एक चेन है इस तरह से, मतलब ये एक पाथ है, सिंपल एक लाइन में ये एक पाथ है किसका, एनर्जी फ्लो का। और फूड वेब क्या होता है, फूड वेब शोज वेयर सेवरल सच पाथ। फूड वेब जो होता है ना, फूड चेन से ही बना हुआ है, बट कैसा, उसमें बहुत सारे फूड चेन्स है। एक फूड वेब में बहुत सारे फूड वेब में बहुत सारे फूड चेन है। It becomes clear from food chain and energy of pyramid that the flow of energy is unidirectional. The energy converted by plants cannot be converted back to solar energy. राइट, यहाँ पे आपको एक चीज ये समझना है कि यहाँ पे ये फूड चेन देखा आपने पिरामिड ऑफ एनर्जी देखा, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ना, एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। मतलब वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, या इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, इस तरह से वो
बाई डायरेक्शनल नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं है, वो एक डायरेक्शन में क्या है मूव करता है। क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी लेते हैं उससे जो खाना बनाते हैं वो क्या है, उसके बाद में वो नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल में एनिमल को है वो पास होगा। बट वो क्या है, वापस रिवर्स नहीं कर सकते। प्लांट खाना बना लिया, उसके बाद में वो उसको वापस सोलर एनर्जी तो नहीं बना सकती, वो एक ही डायरेक्शन में मूव होगा, आगे ही बढ़ेगा, वो बैक नहीं किया जा सकता उसको। ठीक है, और क्या चीजें रह गई? तो अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल एंड फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। अब हम न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में देखते हैं। क्या है, हमारे अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे अर्थ में, और कोई भी यहाँ पे सब्सटेंस है, कुछ भी चीज है, वो क्या है, इसी एलिमेंट से बना हुआ है। या वो सॉलिड के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में या गैसियस के फॉर्म में नेचर में है, वो क्या है, इसी एलिमेंट से बना हुआ है। और हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो भी किसी चीज से बने हुए हैं। हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें क्या है हमारे अंदर प्रेजेंट है। सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब क्या है हमारे बॉडी को बनाते हैं, जो कि क्या है बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। ठीक, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को बनाते हैं और ये कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम कुछ चीजें पढ़ते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, या फिर अदर हम साइकिल्स के बारे में ही पढ़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है कि सबसे पहले तो स्टार्ट करती हूँ, अगर मैं ट्रैक्टर से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे आप ट्रैक्टर देख सकते हैं। कार्बन इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फियर व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड। ठीक है, यहाँ पे ट्रैक्टर भी देख सकते हैं, और ये जो यहाँ पे घर बना हुआ है, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे एटमॉस्फियर में। उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक प्लांट के द्वारा यूज किया जा रहा है। कार्बन स्टोर्ड इन वेजिटेशन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन का यूज करते हैं। कार्बन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हुआ, प्लांट के द्वारा में यूज किया गया। फिर उसके बाद कार्बन क्या है, स्टोर हो रहा है सॉइल में। कार्बन क्या है, स्टोर हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में, नीचे में अर्थ में। फिर वहां से वो निकल के फिर वापस जा रहा है, और डिकेइंग एनिमल्स वगैरह प्लांट्स होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। इस तरह से क्या होता है, एक साइकिल क्या है यहाँ पे बना ही रहता है। जमीन से भी प्रोड्यूस हो रहा है, हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे द्वारा भी ये मशीन चिमनी वगैरह से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसको प्लांट यूज कर रहा है। इस तरह से क्या एक साइकिल बना हुआ है यहाँ पे। कार्बन साइकिल जो होता है वो मेनली किस फॉर्म में होता है, वो गैसियस साइकिल में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है। और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स लेते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, सिंथेसाइज करते हैं, synthesize several carbon compounds. These are used and certain other carbon compounds are often synthesized by the consumers. The combustion of these compounds by different process send carbon dioxide back in the atmosphere. प्लांट्स यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, साथ में क्या है, दीज आर यूज्ड एंड सर्टेन अदर कार्बन कंपाउंड्स, कैसे, प्रोटीन्स और फैट्स भी जो क्या है वो भी सिंथेसाइज किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा। प्लांट भी यूज कर रहे हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, हमारे द्वारा भी यूज किया जा रहा है, प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है। और कंबशन जो होता है, यूज तो हो गया, उसके बाद जब कंबशन हुआ, हमने फ्यूल जलाया, फॉसिल फ्यूल्स हमने बर्न किए, तो क्या होता है, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बैक टू द इन्वायरमेंट में क्या है वापस चले जाता है। ठीक, प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ऑक्सीजन हम लेंगे यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद में जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें भी हम क्या है, रेस्पिरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम रेस्पिरेशन के थ्रू क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और कुछ प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जैसे क्या है, डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं। उस प्रोसेस में क्या है, उस प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ठीक, इस तरह से क्या होता है, एक साइकिल चलता रहता है। अब हम ह्यूमन इंटरवेंशन पढ़ लेते हैं। इकोसिस्टम में ह्यूमन का इंटरवेंशन क्या है, किस तरह से होता है, और कैसे ये हार्मफुल हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं। तो ह्यूमन जो होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह से क्या करेंगे, इम्पैक्ट करते हैं किसी भी इकोसिस्टम को।
जैसे अभी हमारा ही इन्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या करते हैं, ह्यूमन बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या चीज के थ्रू कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह अवेलेबल है, तो वहां से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है एंड ह्यूमंस को भी डिफिकल्टी आएगी, ह्यूमंस को भी क्या है, इससे नुकसान हो रहा है, एनिमल्स को भी नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधे, पानी खराब हो रहा है, सारी बहुत सारी चीजें होती हैं पॉल्यूशन के कारण से। तो पॉल्यूशन और अलग तरह से भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग फील्ड का लेंगे। फील्ड मतलब कोई भी खेत है, वहां पे क्या किस तरह से ह्यूमन इंटरवीन कर रहा है, ह्यूमन वहां पे इंटरवीन कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स का यूज कर रहा है, केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज कर रहा है, अपना प्रोडक्टिविटी, फार्म का जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक, ताकि क्या होते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स है वहां पे, वीड्स वगैरह जो है, इंसेक्ट्स हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या है, मर जाएं। इसलिए वो इंटरवीन कर रहा है वो जगह को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। बट इससे क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट किस तरह से हो सकते हैं कि जो केमिकल कंपाउंड्स का यूज किया जा रहा है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो क्या सकते हैं, सॉइल में बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। अगर सॉइल में बहुत लंबे समय तक वो रहने लग गए, इसके कारण से क्या होगा, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी खत्म होने लगेगी। ठीक, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के बारे में दें कि उसका जो प्रोडक्शन है ओवर टाइम वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। साथ में और क्या चीजें हो सकती हैं कि यहाँ पे फीडिंग वगैरह, जैसे हम लोग खाना क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा वो प्लांट को खाया जा रहा है, तो क्या पता उसमें जो भी इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया गया है वो उस पेड़ में, पौधे के थ्रू हमारे अंदर आ जाए, जो भी हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं वो हमारे अंदर आ जाए। इस तरह से क्या है, ह्यूमंस को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, सॉइल का प्रोडक्टिविटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लैंड को बैरन कर सकता है, बंजर कर सकता है। ये सब केमिकल्स क्या है, एक तरह से यूज किया जाता है लैंड का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, फूड कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, बट ये क्या है, अफेक्ट भी उतने ज्यादा ही करते हैं। मतलब इंटरवेंशन क्या है, हेल्पफुल, साथ में अफेक्ट भी करता है। तो ये क्या है, लिमिट में होना चाहिए, कोई भी चीज जो होनी चाहिए वो लिमिट में होनी चाहिए कि अफेक्ट ना करे, ज्यादा नुकसान ना हो और फिर उसका कोई आराम से यूज किया जा सके, राइट। तो इंटरवेंशन से ये सारी दिक्कतें भी आती हैं, साथ में यूजफुल भी किस तरह से होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये चैप्टर जो है एनवायरमेंट का यही खत्म होता है। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इस चैप्टर को हम देखेंगे इसमें क्या चीजें हैं करके, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर करिए। अब कुछ भी चीजें हैं जैसे आप चाहते हैं मैं कुछ अदर वे में पढ़ाऊं, या फिर पीपीटी का स्लाइड का यूज करूं, या फिर आप बुक में ही कंफर्टेबल है, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, या कुछ और बातें हूँ तो आप जरूर कॉमेंट में वहां पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, या कुछ अच्छा चीजें आपको लग रही हमारी तो आप वो भी कॉमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।